वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्रैब साइकिल के बारे में। हम पढ़ रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, और एरोबिक रेस्पिरेशन में पहला स्टेप हमारा ग्लाइकोलाइसिस हमारा हो गया। सेकंड स्टेप था हमारा पायरोवेट ऑक्सीडेशन हो गया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रहा था। थर्ड वाला स्टेप था हमारा क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल भी कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। तो हमारे 3 स्टेप हो गए थे। फोर्थ स्टेप होता है हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उस स्टेप को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये कहां है और क्यों होता है, और क्या इसका इंपोर्टेंस है एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्यों होता है। देखो, याद होगा तुम्हें ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH बना था। 6 वाले स्टेप में ट्राइफॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम लगकर 2 NADH वहां पर बना था। ठीक है। फिर जब पायरोवेट का ऑक्सीडेशन करा था, पायरोवेट का ऑक्सीडेशन को हम क्या बोल रहे थे? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जब पायरोवेट का ऑक्सीडेशन करा था तब वहां पर भी 2 NADH बने थे। ठीक है। उसके बाद पायरोवेट का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। देखो, सबसे पहले ग्लूकोज का करा ग्लाइकोलाइसिस करके क्या बना? 2 मॉलिक्यूल बने किसके? पायरोविक एसिड के। और पायरोविक एसिड में कितने कार्बन? 3 कार्बन। ठीक है। अब पायरोविक एसिड का हमारा होता है ऑक्सीडेशन, और पायरोविक एसिड का ऑक्सीडेशन होकर बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में। सेकंड वाला स्टेप हो गया पायरोवेट ऑक्सीडेशन। थर्ड वाला स्टेप आता है हमारा क्रैब साइकिल, और क्रैब साइकिल कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है, और उसमें क्या बनता है? एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 3 NADH बनते हैं। लेकिन हम लेके चल रहे हैं कितने एसिटाइल कोएंजाइम में? 2 क्यों लेके चल रहे हैं? क्योंकि 2 पायरुविक एसिड थे, और 2 पायरुविक एसिड आए थे हमारे ग्लाइकोलाइसिस से। तो ये तो आया हमारा ग्लाइकोलाइसिस से, ये आया हमारा पायरोवेट ऑक्सीडेशन। पायरोवेट ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें कि पायरोवेट का ऑक्सीडेशन हो रहा था और साथ में एक CO2 भी निकल रहा था। तभी तो एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा था। एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे, और पायरोवेट में कितने? 3 कार्बन थे। ठीक है। उसके बाद आती है हमारा थर्ड स्टेप, जो कि था क्रैब साइकिल, जो कि हमने पूरी डिटेल में ये साइकिल पढ़ी है पिछली वाली वीडियो में। 8 स्टेप में मैंने 1 बाय 1 करके सभी एंजाइम्स को उसमें अच्छे से बताया है, और फिर बाद में उसको फास्ट ट्रैक करके जो PPT में था इसमें भी मैंने उसको रिवाइज करा दिया था। ठीक है। क्रैब साइकिल में क्या हो रहा था कि एक एसिटाइल कोएंजाइम में से 3 NADH बनते थे। ठीक है। लेकिन हम लेके चल रहे हैं 2, तो हमारे बनेंगे 6 NADH। ओके, 6 NADH बन गए। और क्या हो रहा था? GTP बन रहा था। GTP तो ATP में कन्वर्ट हो गया, वो तो चलो छोड़ो। उसके साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस में भी 2 ATP बन रहे थे वैसे तो। क्रैब साइकिल में और क्या बन रहा था? 2 बन रहे थे FADH2, ये भी बन रहा था NADH प्लस H प्लस, NADH प्लस H प्लस, NADH प्लस S प्लस, ये सब बन रहे थे। अगर ATP की बात करें तो अभी तक कितनी ATP? ग्लाइकोलाइसिस में कितनी? 2 ATP का फायदा हो रहा था। यहां पर 2 ATP तो भी मैंने टेढ़ा से बनाया है, दोबारा बना देता हूं। 2 ATP। पायरोवेट ऑक्सीडेशन में कोई ATP नहीं बन रही थी, बस CO2 रिलीज हो रहा था, और हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A बन रहा था। पायरोवेट डिहाइड्रोजनेज यहाँ पर एंजाइम था, और ये दोनों प्रोसेस क्रैब साइकिल भी और पायरोवेट ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रही थी। क्रैब साइकिल में हमारी बन रही थी 2 GTP बोलो या फिर ATP बोल दो, क्योंकि इसको ये ATP में ही कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ATP इतना हो गया। अब तुम बोलोगे कि सर जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें तो बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी बननी चाहिए थी, लेकिन यहां तो अभी बस 4 ही बनी है। तो भाई अभी तो 3 ही स्टेप हुए हैं, चौथा स्टेप तो होना बाकी है। चौथा स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और होना बाकी है, इसको बोलते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस स्टेप में क्या होगा? जो आज हम पढ़ेंगे ETS में क्या होगा कि ये जो NADH है, FADH2 है,
इसको एटीपी में कन्वर्ट करेंगे और याद होगा एक NADH इक्वल टू होता है हमारा 3 ATP के और एक FADH2 इक्वल टू होता है हमारा 2 ATP के। ठीक है, तो यहां से हम उसको अब ATP को निकालेंगे। तो यहां से इनटू इसको कर दो, 2 है तो 1 से 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 2 6, इसको 3 से, इसको भी 3 से, इसको हमारा 2 से। तो टोटल कितनी ATP हमारी ETS में बन जाएंगी? तो देखो कितनी ATP बन जाएंगी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पर 3 2 6, 6 और 6 12, 12 और 18, 6 3 18, 12 और 18 कितना हो गया 30, 30 और 2 2 4, 34, 34। तो यहाँ से आ जाएंगे हमारी 34 ATP, 34 ATP। तो 34 ATP ये तो बन गई हमारी ETS से और 4 ATP हमारी बन हुई हैं। तो टोटल हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेंगे तो कितनी ATP बन गई? 34 प्लस ये वाली 4 ATP, ये 4 ATP। तो अगर टोटल बात करें, टोटल कितनी हो गई 38 ATP। तो जो मेजर अमाउंट में ATP बन रही है, देखो कहाँ तो 4 ATP वो तो बस बन गई धोखे में, लेकिन ये जो 34 अमाउंट में जो ATP बन रही है, 34 ATP जो बन रही है वो तो हमारी ETS में बन रही है। तो सबसे ज़्यादा जो ATP बनती हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बनती हैं, ETS में बनती हैं। और अभी तक तुम बोल रहे हो कि मैं बोल रहा हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन है ये, तुम कह रहे हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन है और अभी तक तो कोई ऑक्सीजन का यूज हुआ ही नहीं। तो ऑक्सीजन का यूज होता है ETS के अंदर। अच्छा, ETS कहाँ होती है साइकिल? पिछली वाली वीडियो में बताया था, याद करो। ETS हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वाली वॉल है उसके अंदर। तो इसको बोलते हैं, ये वाली चीजें तो हो रही थी दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, इसको लिखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मूवी वाला मैट्रिक्स नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। ETS होता है इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ETS में रहता है, NCERT में बहुत ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स करके दे रखा है टॉपिक। मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से तुमको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करके तुम्हें ये करा दूंगा। ETS में क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तुम समझो हो क्या रहा है। ETS में क्या हो रहा है कि जो NADH है और जो FADH है, NADH और FADH को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है किसमें? NADH को किसमें? 3 ATP में, और FADH2 को किसमें? 2 ATP में। तो ऐसे NADH और FADH2 को ETS में हम कन्वर्ट कर देते हैं ATP में। बस सिंपल बात इतनी हो रही है कि जितनी भी क्रैब साइकिल के अंदर NADH बन रहा था, जितना भी क्रैब साइकिल के अंदर FADH2 बन रहा था, जितना भी पायरुवेट ऑक्सीडेशन के टाइम पर NADH बन रहा था, जितना भी ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पर NADH बन रहा था, वो सारी चीजें ATP में कन्वर्ट हो जाएंगी। कहां पर आकर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर आकर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता कहां है? माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे अंदर वाली दीवार पर। ये माइटोकॉन्ड्रिया, एक माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली दीवार जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके बाद एक अंदर वाली वॉल इसकी, जिसको बोलते हैं इनर वॉल, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर की जगह को बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये वाली चीजें पायरुवेट ऑक्सीडेशन और क्रैब साइकिल, ये दोनों चीजें हमारी कहां हो रही थी? इतनी सारी चीजें मैट्रिक्स के अंदर। और ये ETS हमारा होता है ये वाली जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यहां पर आकर। तो इतनी बात क्लियर है। ETS है क्या? पता चला। ETS क्या है कि मेजर अमाउंट में जो ATP बनती है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर बनती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इनर वॉल नहीं, मेम्ब्रेन लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा ना। वॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन वॉल नहीं है, वो मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन लिख देते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, दोनों जगह एक ही वर्ड यूज करो है ना। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETS हमारा होगा। और ETS का मेन मकसद है NADH और FADH2 को ATP में कन्वर्ट कर देना। क्योंकि हमको NADH और FADH2 नहीं चाहिए। क्या करेंगे हम इसका? कुछ हमारे काम का नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें तो ATP चाहिए। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर
एटीपी का हमारा सारा वो चलता है खेल। हम एटीपी से ही कुछ जो भी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ किससे कर रहे हैं? एटीपी से कर रहे हैं। तो हमें तो एटीपी चाहिए, और एटीपी NADH का हम क्या करेंगे? NADH जो करना है करो, हमें तो बस एटीपी दे दो। तो ETS यही करता है कि NADH को कन्वर्ट कर देता है 3 ATP में और FADH2 को 2 ATP में। अच्छा, तो इसमें दो चीजों को ये कन्वर्ट कर रहा है, एक तो NADH को, पहली चीज NADH को कन्वर्ट कर रहा है, दूसरी चीज कर रहा है ये FADH2 को। ETS के अंदर दो चीजें हो रही हैं, एक तो NADH कन्वर्ट हो रहा है 3 ATP में, और हमारा FADH2 कन्वर्ट हो रहा है 2 ATP में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर दो पाथवे हमारे हो जाएंगे। पहला पाथवे होगा NADH पाथवे, और सेकंड वाला होगा हमारे FADH2 पाथवे। दो हमारे पाथवे NADH पाथवे और FADH2 पाथवे। NADH पाथवे में क्या होगा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। NADH पाथवे में NADH 3 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, एक NADH। FADH2 पाथवे में बोलो क्या होगा? अरे वही FADH2 हमारा 2 ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल बात है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहां हो रहा है? पहली बात तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वहां पर हो रहा है, जहां पर इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर पास होते रहते हैं। इस चीज को मैं बहुत सिंपल करके तुमको समझाने वाला हूं, बस 2 मिनट में रुक जाओ। इसको 2 मिनट के अंदर अंदर ये सारी चीजें तुम्हें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखो ये इन्होंने इनर मेम्ब्रेन दे रखी है माइटोकॉन्ड्रिया की। ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तुम्हें देखने में कि क्या है क्या है, बुक में देखकर डर जाते हैं बच्चे कि क्या है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। इसके लिए तुमको कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, उस चीज को तुम्हें याद करना पड़ेगा। बस कुछ कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स थोड़े से, बस थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। एकदम याद हो जाएंगे, कुछ वो नहीं है उसके अंदर। देखो 5 कॉम्प्लेक्स हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। पहला हमारा कॉम्प्लेक्स आता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स क्या है पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इनर मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। एक तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के, चलो अंदर वाली बना देते हैं इसको, मेम्ब्रेन है ना, ये इसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये 2 मेम्ब्रेन नहीं है, ये एक ही मेम्ब्रेन है ना। मैंने इसको थोड़ा मोटा बनाया है ना मेम्ब्रेन को, इसलिए तुम्हें ये 2 लग रही होंगी, पर ये एक ही मेम्ब्रेन है सही मायने में। अब इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये भी दूसरी मेम्ब्रेन है ना, ये एक मेम्ब्रेन अंदर दूसरी मेम्ब्रेन। अब इसमें मैं पूछूं कि मैट्रिक्स कहाँ है, मैट्रिक्स कहाँ है, तो मैट्रिक्स ये रहा बीच में, इनर मेम्ब्रेन के अंदर मैट्रिक्स। वैसे असली में इनर मेम्ब्रेन ऐसी नहीं होती सीधी सीधी, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे आड़े टेढ़े फोल्ड होते हैं, लेकिन हमें सिंपल करने के लिए इसको सीधा सीधा हमने बना लिया है। उन फोल्ड को हम क्रिस्टे बोलते हैं, और वैसे निकले हुए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखते हैं हम, तो उसके अंदर हमें ऐसे फोल्ड दिखाई देते हैं, ठीक है। उन फोल्ड को हमने नहीं बनाया, ऐसे सीधी सीधी इसको बना दिया। ये कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और ये वाली हमारी आउटर, आउटर इनर। अच्छा, जो इनर मेम्ब्रेन है ना, इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारा होता है ETS। ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पर लार्ज अमाउंट में ATP बनेगी। कितनी ATP? 34 ATP बनेगी, NADH से भी और FADH से भी। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है ना, इसकी मेम्ब्रेन पे ऐसे कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं, 1 कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स, 3 कॉम्प्लेक्स, 4 कॉम्प्लेक्स, 5 कॉम्प्लेक्स, फिर नीचे लगे हुए हैं 1 कॉम्प्लेक्स, 2 कॉम्प्लेक्स, 3 कॉम्प्लेक्स, 4 कॉम्प्लेक्स, 5 कॉम्प्लेक्स। ऐसे मेम्ब्रेन पे ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाली कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं। यही कॉम्प्लेक्स क्या है, इन्होंने बहुत सारे एंजाइम्स को, कई सारे एंजाइम्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स, दूसरे वाले को कॉम्प्लेक्स 2, फिर कॉम्प्लेक्स 3, ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ना, वहां पर ऐसे कॉम्प्लेक्स लगे होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 है ये, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स 5। ऐसे यहां पर भी कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर दो पाथवे हमारे चलते हैं, एक तो हमारा NADH पाथवे और सेकंड वाला है हमारा FADH2 पाथवे। ठीक है, और इन पाथवे में क्या है, NADH पाथवे में NADH कन्वर्ट हो जाता है 3 ATP में, FADH2 पाथवे में FADH2 कन्वर्ट हो जाता है 2 ATP में। अब ये कैसा होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये कॉम्प्लेक्स हेल्प करते हैं ATP बनाने में। अब इन कॉम्प्लेक्स के नाम हमें याद करने हैं कि कॉम्प्लेक्स 1 को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं, 5 को कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। चलो ठीक है, नाम याद कर लेंगे, कोई इतनी भारी बात नहीं है, 5 नाम है। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स किस किस चीजों से मिलके बने हैं? एक कॉम्प्लेक्स कई सारी चीजों से मिलके बनता है, उन चीजों के भी हमें नाम याद करने हैं। चलो थोड़ा नाम याद कर लेना उनके भी। अब उनका नाम याद करने के बाद भी जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और कॉम्प्लेक्स सेकंड है और थर्ड है, यहां पर सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो थोड़ा साइड में होता है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और थर्ड के बीच में कुछ हमारे मोबाइल कैरियर होते हैं, 2 मोबाइल कैरियर और याद रखने हैं। देखो क्या क्या तुम्हें याद रखना है, 5 कॉम्प्लेक्स के नाम। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के नाम याद हो जाएंगे, कुछ इतने भारी नहीं है, 5 नाम याद करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2 मोबाइल कैरियर, एक मोबाइल कैरियर हमारा यहां पर होगा, एक मोबाइल कैरियर हमारा 3 और 4 के बीच में होगा। 2 मोबाइल कैरियर, 5 कॉम्प्लेक्स के नाम, और पांचों कॉम्प्लेक्स किस किस चीज से मिलके बने हैं, उन चीजों के नाम। बस इतना अगर याद कर लिया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फिर कुछ नहीं है, कुछ भारी नहीं है। देखो मैंने तुम्हें बता दिया है कि डराया नहीं है, बस बताया है कि ये तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं कराऊंगा, कोई इतना भारी बात नहीं है। देखो फर्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है हमारा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। चलो इसको कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, तो ऐसे ही बोलते हैं, इसका ऐसी मतलब नाम ऐसी, लेकिन इसका जो असली नाम है, जैसे ऐसे ही बोल देते हैं ना किसी को बिट्टू, कुछ भी बोल देते हैं ना, छोटा मोटा नाम जो घर का होता है, ऐसे इसका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट नाम है। लेकिन जो असली नाम है इसका, जैसे छोटू बोल देते हैं ना किसी को, तो इसका जो असली वाला नाम है ना, असली नाम वो है NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो ये तो इसका हो गया असली नाम NADH डिहाइड्रोजिनेज। अब NADH डिहाइड्रोजिनेज जो कि कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है हमारा, ये किस किस चीज से मिलकर बनेगा? ये मिलकर बनता है हमारा, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, एक तो हमें याद रखना है FMN, फेल्विन मोनोन्यूक्लियोटाइड, और इसके बाद होती है हमारे इसके अंदर FES, आयरन सल्फर की प्रोटीन। देखो किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बन गया हमारा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का नाम है हमारा NADH डिहाइड्रोजिनेज। NADH डिहाइड्रोजिनेज 2 चीजों से मिलकर बनेगा, FMN और FES। क्लियर है? ऐसे ही हमें पांचों के पांचों जो कॉम्प्लेक्स हैं उन सबको ऐसे याद करना है। अब सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है हमारा, सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसको मैं थोड़ा साइड में बना देता हूं ना, उसको बना देता हूं, इस साइड बना देता हूं थोड़ा। क्यों साइड में बनाया है ना, उसका भी रीजन मैं दे दूंगा बाद में। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज किस किस चीज से मिलकर बना है, ये भी हम लिख देते हैं। ये मिलकर बना है हमारा FAD, ठीक है, और हमारी FES, आयरन सल्फर प्रोटीन। इन 2 चीज से मिलकर बना है। अब थर्ड आता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3।
देखो सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड, ये सब कॉम्प्लेक्स कहां पर हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर। पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट NADH डिहाइड्रोजनेस। NADH डिहाइड्रोजनेस हमारा किस किस से मिलकर बना है? FMN और हमारा आयरन सल्फर प्रोटीन। दूसरा हमारा सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस। सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस किससे मिलकर बना है? हमारा FAD और FES प्रोटीन से। थर्ड वाला आता है हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि इसका नाम है साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 3। ये किस किस चीज से मिलके बनेगा? इसका याद करने का तरीका भी आसान है। BC1 तो याद है, तो लिखो CYTB, याद हो गया। इसके बाद एक बीच में FES की प्रोटीन। तीसरी चीज इसके अंदर होती है CYT साइटोक्रोम C1। इन चीज से मिलकर बनेगा कॉम्प्लेक्स 3। यहां पर कॉम्प्लेक्स 1 के और कॉम्प्लेक्स 3 के बीच में एक मोबाइल कैरियर होता है। मोबाइल कैरियर जो कि मूव कर सकता है, कॉम्प्लेक्स है वो भी लेकिन वो मूव कर सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मोबाइल कैरियर। मोबाइल क्या है? कि हम मूव कर सकते हैं, मोबाइल को लेकर कहीं भी घूम सकते हैं, तो मोबाइल का मतलब चलना, वो मूव कर सकता है। तो मोबाइल कैरियर होता है जिसका नाम होता है यूबिक्विनोन। क्या नाम होता है? यूबिक्विनोन। तो यहां भी लिख देते हैं 1 और 3 के बीच में हमारा रहता है यूबिक्विनोन, इस जगह पर लगभग। 2 वाला होता ही साइड में मेम्ब्रेन के, तो इसलिए उसे भी मैंने साइड में ही रखा है, यूबिक्विनोन। इसका इतना बड़ा नाम ना लिख करके हम बस UQ से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यूबिक्विनोन। अच्छा, नंबर हमारा अब आया कॉम्प्लेक्स 4 का। कॉम्प्लेक्स 4 जो है जिसका नाम है हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। देखो ये वाले नाम तो ऐसे ही 1 2 3 है, तो हमने ऐसे ही रख दिया इन्हें आसानी से याद करने के लिए। असली नाम है इसका NADH डिहाइड्रोजनेस, उसका हमारा सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस, साइटोक्रोम BC1, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किस किस से मिलके बनता है? ये हमारा बनता है साइटोक्रोम A1, उसके बाद आती है हमारी साइटोक्रोम A3, A2 नहीं A3, A3 के बाद आता है हमारे 2 कॉपर C। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4। कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बाद आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को तो हम अच्छे से जानते पहचानते भी हैं, जो कि है हमारा ये कॉम्प्लेक्स 5, जो कि होता है हमारा ATP सिंथेस। क्योंकि हमें ATP बनानी है तो ATP सिंथेस की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी भाई, उसके बिना तो काम होगा ही नहीं। ATP सिंथेस। अब इन दोनों के बीच में, चौथे के और पांचवें के बीच में, चौथे के और पांचवें के बीच में हमारा एक और मोबाइल कैरियर रहता है। उस मोबाइल कैरियर को बोलते हैं हम साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C। और साइटोक्रोम C जो है ना वो बाहर की तरफ होता है मेम्ब्रेन की, तो इसको हम लिख सकते हैं आउटसाइड द मेम्ब्रेन। देखो ज्यादा मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूं इसको, बहुत इजी करके बता रहा हूं, जो बात है वो बात है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन में ETS की साइकिल चलेगी हमारी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हमारी साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें कि अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर हमारे 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। 5 कॉम्प्लेक्स हमारे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5। कॉम्प्लेक्स 5 हमारे सारे हमारे कॉम्प्लेक्स आ गए। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजनेस, कॉम्प्लेक्स 2 सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस, ये तो नाम याद ही है ना, NADH डिहाइड्रोजनेस भी याद ही हमें, सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस भी वही सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेस है ये जो क्रेब साइकिल में आया था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3 हमारा साइटोक्रोम BC1, ये भी याद हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 4 हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स 5 हमारा ATP सिंथेज।
अब इसमें मोबाइल कैरियर क्या क्या है, यूबिक्विनोन है और हमारा साइटोक्रोम सी है। साइटोक्रोम सी मेम्ब्रेन से थोड़ा बाहर की तरफ रहता है, ये मेम्ब्रेन के अंदर रहता है, ठीक है। ये मोबाइल कैरियर हैं जो कि मूव कर सकते हैं, साइटोक्रोम सी भी और यूबिक्विनोन भी। बाकी ये कॉम्प्लेक्स 4, 5 ये सब अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। एटीपी सिंथेस का भी पता है तुमको, किस किस चीज से मिलकर बनता है। फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा है। एटीपी सिंथेस जो होता है इसमें 2 प्रोटीन होती हैं, एक एफ नोड और एक F1 प्रोटीन। एफ नोड और F1 प्रोटीन से मिलकर बनेगा। तो ये 5 हमारे कॉम्प्लेक्स हैं, ये अगर पता होगा तो बस अब कुछ नहीं बचा है। अब ईटीएस बहुत, अब कुछ याद करने की चीज़ नहीं बची है तुमको, बस अब तुम बैठ कर आराम से उसको समझ लोगे तो तुम्हें पूरी ईटीएस याद हो जाएगी। याद करने की चीज़ जो तुम्हारी मुश्किल घड़ी थी ना, वो यहाँ तक खत्म हो चुकी है ईटीएस की। बस ये याद कर लिया, उसके बाद आगे को जो मैं ईटीएस पढ़ाने वाला हूँ ना, उसमें तुम्हें कुछ नई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको समझना है देख कर, और बहुत ईजी है, एकदम समझ में आ जाएगी। चलो अब इसको बड़े पैमाने पे बनाते हैं, बड़ा पैमाना ओके। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली दीवार, 1 मिनट वैसे बना के देखता हूँ इसमें। ये चलता है, दिख रहा है कुछ वाइट कलर से दिखेगा ना ब्लैक पर, लगता है किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है ये, 2-3 बार करूँगा तो हाँ चल जाएगा ऐसे काम। ठीक है चलो जी ओके। एक तो बाहर वाली मेम्ब्रेन कुछ ज़्यादा ही मोटी हो गई, थोड़ा पतला। बाहर वाली मेम्ब्रेन अभी नहीं दिख रही तुम्हें, थोड़ी देर में ये मैं दिखा दूंगा तुम्हें सही करके। फिर डबल मार्क होती है ना तो ये दिख जाएगी बाहर वाली। अब बताओ, अब दिखनी स्टार्ट हुई। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया। पूरा हमने स्मार्ट बोर्ड को माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया है, और इसको करना है तो और कर सकते हैं। ट्रिपल लेयर हमने इसको 3 बार ही फेर दिया। अब तो दिख ही रहा होगा, या अभी भी नहीं दिख रहा कुछ अंधे बच्चों को, तो ये लो दिख गया होगा ना, तो मुझे भी दिख रहा है। चलो, एक ही तो बाहर वाली मेम्ब्रेन, एक अंदर वाली मेम्ब्रेन, थोड़े से पतला रखना, ठीक है। ये है हमारी अब अंदर वाली मेम्ब्रेन। पूरा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन। एक और लो, सही है। वो आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। लेबलिंग कर देते हैं। ओके, अब तो इसी वाला कलर ले लेते हैं, नंबर 2। ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर वाली है इनर मेम्ब्रेन, इसको यहाँ लिख देते हैं, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन हो गई। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर होगी हमारी ईटीएस होगी, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे। अब कॉम्प्लेक्स लगा देते हैं। पहला वाला आता है, ये क्या है बीच में, क्या है अगर मैं पूछूं तो ये बीच में क्या है, ये मैट्रिक्स है। क्या है ये? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहा है? क्रेब्स साइकिल चल रही होगी। चलो, क्रेब्स साइकिल चलेगी, ये मैट्रिक्स है ना, ये तो पता ही है। क्रेब्स साइकिल कैसे चलेगी? ऐसे, इसके अंदर हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए जा रहा होगा यहाँ से, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ये पूरी ऐसे क्रेब्स साइकिल चल रही होगी। क्रेब्स साइकिल से हमारा निकलता है अगर एक एसिटाइल कोएंजाइम ए गया तो कितने NADH निकलेंगे? 3 NADH निकलेंगे। लेकिन अगर 2 एसिटाइल कोएंजाइम जाएंगे तो 6 NADH यहाँ से निकलेंगे।
तो यहाँ से NADH निकल रहा होगा और यहाँ से FADH2 भी निकल रहा होगा और यहाँ पर GTP वगैरह भी बन रही होगी और यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम किससे बन रहा होगा, पायरोविक एसिड से। वो सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट हम बनाते हैं अपना। ये हमारा है कॉम्प्लेक्स, कुछ ऐसा कलर लो तो दोनों में चल जाए ठीक से। ये हमारा है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, इसको नाम दे देते हैं ऐसे, फर्स्ट। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, फर्स्ट, ठीक है। दूसरा आएगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड में दो पाथवे मैंने बताए थे ना, NADH पाथवे और FADH2 पाथवे। पहले NADH पाथवे देखते हैं। देखो ये जो मैंने बनाया ना, दो पाथवे थे, NADH पाथवे और FADH2 पाथवे। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, ये इन्वॉल्व होते हैं NADH पाथवे में। और बात करें FADH2 पाथवे में तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब फर्स्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो तो इन्वॉल्व होता है NADH पाथवे में, क्योंकि इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज। सेकंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इन्वॉल्व होता है FADH2 पाथवे में। अगर मैं बताऊं इससे आगे, दो पाथवे थे, एक तो NADH, एक दूसरा FADH2। NADH में कौन कौन इन्वॉल्व था हमारा? NADH में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड नहीं था, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अगर FADH2 पाथवे में तो हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ से सेकंड से स्टार्ट कर लो और उसमें उससे स्टार्ट कर लो। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड के बीच में यूबिक्विनोन, जिसको यहाँ पे लिख दो UQ, और थर्ड और फोर्थ के बीच में हमारा साइटोक्रोम C। यहाँ पर भी सेकंड और थर्ड के बीच में हमारा यूबिक्विनोन, सेकंड जो ना साइड में होता है, यहाँ पर होगा सेकंड, तो वो यूबिक्विनोन ही आ जाएगा। और थर्ड और फोर्थ के बीच में हमारा साइटोक्रोम C। तो पहले हम देखते हैं NADH पाथवे, उसके बाद FADH2 पाथवे देख लेंगे। क्लियर है? चलो NADH पाथवे देखते हैं। देखो थोड़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये हमारा आ गया NADH पाथवे। तो क्या हम यहाँ पर सेकंड लिखें कॉम्प्लेक्स? नहीं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं NADH पाथवे। NADH पाथवे में फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद थर्ड आएगा, फर्स्ट, थर्ड, इसके बाद हमारा 4 वाला कॉम्प्लेक्स, दिस इज 4, कॉम्प्लेक्स नंबर 4, और कॉम्प्लेक्स नंबर 5 को हम लिख देते हैं इस जगह पर। समझाने के लिए ये हमारा 5th है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 5th हमारा दो पार्ट से मिलकर बनेगा, एक अंदर, एक इसका बाहर वाला भी पार्ट होगा, गोल वाला। इसको बोलते हैं हम F1, F0, दो पार्ट से मिलकर बनता है। जो ATP सिंथेज है हमारा वो। अच्छा, 1 सेकंड, थर्ड ही हो गया। NADH पाथवे में NADH आएगा और ये NADH यहां पर जाकर कॉम्प्लेक्स 1 पर जाकर टूट जाएगा NAD प्लस में, और इसके जो H प्लस होंगे और इलेक्ट्रॉन होंगे, H प्लस और इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? ये ले लेगा कॉम्प्लेक्स 1। कॉम्प्लेक्स 1 के पास H प्लस चले गए और इलेक्ट्रॉन चले गए। यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या रिडक्शन हो रहा है? NADH का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने से NAD प्लस में चेंज हो गया, और इसके जो H प्लस और जो इलेक्ट्रॉन थे, कौन? H प्लस और इलेक्ट्रॉन। H प्लस और इलेक्ट्रॉन हमारे इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने ले लिए। अब ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट H प्लस और इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? H प्लस को तो यहाँ पर हमारा भेज देगा, H प्लस यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से जो H प्लस होंगे ये चले जाएंगे इस जगह को, और इस जगह को क्या बोलते हैं? दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या हुआ कि H प्लस चला गया और इसका जो इलेक्ट्रॉन था, अब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ये देखने वाली बात है। इलेक्ट्रॉन हमारा यहां पर एक कैरियर होता है, मोबाइल कैरियर, जिसको हम बोलते हैं क्या? यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन एक H को लेता है और इलेक्ट्रॉन को लेता है,
और इलेक्ट्रॉन को लेकर, अब यहाँ से बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ ज़्यादा भारी चीज़ नहीं है। देखो NADH NAD+ में चेंज हो गया, क्लियर, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। NADH हमारा कहाँ से बन रहा है? क्रैब साइकिल के अंदर से बन रहा है। क्रैब साइकिल के अंदर कौन कौन बन रहा है? NADH बन रहा है, FADH2 बन रहा है, ठीक है, NADH बन रहा है, FADH2 बन रहा है। तो NADH हमारा कॉम्प्लेक्स 1 पे चला गया, कॉम्प्लेक्स 1 पे जाकर वो NAD+ में चेंज हो गया और H+ कॉम्प्लेक्स 1 ने इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पहुंचा दिया। दो मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में H+ को उसने फेंक दिया, और जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया? यूबिक्विनोन ने। इलेक्ट्रॉन यहां से हमारा यूबिक्विनोन ने ले लिया, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन हमारा ये यूबिक्विनोन ने ले लिया, और यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन को और H+ को लेकर, H+ भी इलेक्ट्रॉन, एक H+ तो हमारा बाहर चला गया और एक H+ यूबिक्विनोन ने ले लिया, और यूबिक्विनोन यूबिक्विनोल में चेंज हो गया, क्यूनोल में चेंज हो गया। क्यूनोन में NONE आता है, क्यूनोल, और क्यूनोल में OL आएगा लास्ट में। तो यूबिक्विनोल में चेंज हो गया। इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस यूबिक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, क्योंकि यूबिक्विनोन जो है मूव कर सकता है, ये कैसा है? मोबाइल कैरियर है, और मोबाइल कैरियर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा इसको, कॉम्प्लेक्स 3 को। तो इलेक्ट्रॉन हमारे ये नीला वाला है, नीला कह रहा हूँ, ग्रीन वाला। तो ग्रीन वाले ने, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से गया यूबिक्विनोन पर, यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर करा? कॉम्प्लेक्स 3 पर। कॉम्प्लेक्स 3 पर हमारा इलेक्ट्रॉन चला गया, और इसने भी एक H+ को यहां से पकड़कर, H+ को पकड़कर इधर की साइड H+ को इसने भेज दिया। मतलब जो मैट्रिक्स के अंदर H+ थे वो H+ कहां को जा रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। बात क्लियर होती चल रही है? इंटर मेम्ब्रेन में H+ चलेगा, यहां पर हमारे यूबिक्विनोन ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहां पर भी एक मोबाइल कैरियर था, क्या नाम था उसका? साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C कहां पर था? मेम्ब्रेन के अंदर था, बाहर था? मेम्ब्रेन के बाहर था। यहां पर लगता है एक हमारा साइटोक्रोम C, जिसको मैं लिख देता हूं बस C से, ठीक है, C लिख दिया मैंने इसका, क्योंकि साइटोक्रोम C छोटा है, बड़ा है, लिखने में टाइम लग जाएगा, इसलिए टाइम नहीं लग जाएगा, जगह कम है ना। इसका मतलब है साइटोक्रोम C, CYTC। अगर किसी को स्पेलिंग नहीं लगे तो यहां से वो देख ले, साइटोक्रोम C है, जो कि आउटसाइड द मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन के आउटसाइड ही हमारा वो लगा हुआ है, ठीक है। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम के गया, साइटोक्रोम C ने लिया, साइटोक्रोम C उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा कॉम्प्लेक्स 4 को। अब कॉम्प्लेक्स 4 को इलेक्ट्रॉन दे दिए, अब उन इलेक्ट्रॉन को यहां पर आकर मैट्रिक्स के अंदर जो H+ पड़े हैं थोड़े बहुत, मैट्रिक्स के अंदर के जो H+ हैं, ये H+, और हमारे ये सब H+ पड़े हैं। मैट्रिक्स के अंदर के जो X+ हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 ने बाहर फेंक दिए, कॉम्प्लेक्स 3 ने भी बाहर फेंक दिए, और कॉम्प्लेक्स 4 ने भी H+ को बाहर फेंक दिया। देखो हम प्राइमरली करना क्या चाह रहे हैं? हम करना चाह रहे हैं कि इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अब इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H+ बहुत ज्यादा हो जाए और अंदर मैट्रिक्स के अंदर H+ कम हो जाए। सारा सिस्टम ये किस चीज पर आधारित है? जो ATP जो बनेगी ना हमारी, वो कैसे बनेगी कि इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H+ बहुत ज्यादा हो जाए और मैट्रिक्स के अंदर H+ कम हो जाए। याद करो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो मैंने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में बताया था। उसमें क्या हुआ था? ल्यूमन के अंदर H+ बढ़ा दिए थे और स्ट्रोमा के अंदर H+ कम कर दिए थे। यहां पर क्या कर रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H+ बढ़ा रहे हैं, इस जगह के अंदर H+ बढ़ा रहे हैं और यहां पर कम करने चाह रहे हैं H+। तो बढ़ेंगे कैसे H+? कैसे बढ़ेंगे? जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने H+ को पकड़ा, इंटर मेम्ब्रेन में भेज दिया। कॉम्प्लेक्स थर्ड ने H+ को पकड़ा, इंटर मेम्ब्रेन में भेज दिया। कॉम्प्लेक्स 4 ने मैट्रिक्स से H+ को पकड़ा और इंटर मेम्ब्रेन में भेज दिया। तो इंटर मेम्ब्रेन में H+ बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये पंप लगे हुए हैं, ये पंप H+ को फेंकते जा रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4। अब कॉम्प्लेक्स 4 के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये आ गया हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और यहां पर जो H+ पड़ा है, H+ इलेक्ट्रॉन और हमारे साथ में O2। अब यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, पूरी प्रोसेस खत्म होने को आई जब जाके ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि इसने सबसे ज्यादा लास्ट में आकर इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा। ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और H+, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन और H+। फोटोसिंथेसिस का अपोजिट सोचो। फोटोसिंथेसिस में जब वाटर टूट रहा था तो क्या बन रहा था? ऑक्सीजन बन रहा था, इलेक्ट्रॉन बन रहे थे और H+ बन रहे थे। याद है मैंने क्या बताया? रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस की अपोजिट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में क्या होता था? जब वाटर को तोड़ते थे हम तो बनता था H+ बनता था, इलेक्ट्रॉन बनते थे और ऑक्सीजन बनती थी। ऑक्सीजन बन के बाहर निकल जाती थी, इलेक्ट्रॉन लाइट रिएक्शन में ऊपर चले जाते थे, फिर नीचे आते थे, फिर ऊपर जाते थे। जेड स्कीम और हमारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता था। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो H+ जो मैट्रिक्स के अंदर H+ है, जो इलेक्ट्रॉन है और जो हमारे ऑक्सीजन है, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? पानी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पानी बनाएंगे। तो हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन हमारे जाकर अंदर जाकर क्या बना रही है? वो हमारे अंदर जाकर पानी बना रही है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन किसके साथ जाकर मिलती है? H+ के। H+ के साथ क्या ऑक्सीजन और H+ दोनों पानी बना देंगे के लिए? नहीं, इलेक्ट्रॉन भी चाहिए उसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, H+ और ऑक्सीजन सब आपस में मिलकर बना देते हैं पानी। तो ऑक्सीजन का काम बस इतना है कि सबसे लास्ट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनको एक्सेप्ट करके और H+ को मैट्रिक्स के अंदर के H+ को यूज करके पानी बना देती है। ऑक्सीजन से पानी बन गया। ठीक है, अब ये जो पानी है, इस पानी बनने से क्या फायदा हुआ? दो फायदे हुए। पहला तो ये दो हमारे इलेक्ट्रॉन थे जो इतनी देर से घूमते हुए फिर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन ठिकाने लग गए। दूसरा काम क्या हुआ कि मैट्रिक्स के अंदर जो H+ था, मैट्रिक्स के अंदर H+ की कंसेंट्रेशन कम होने लगी, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर का H+ यूज होने लगा। मैट्रिक्स के अंदर का H+ यूज होने लगा पानी बनाने के लिए, और इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ने लगी। इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ने लगी, मैट्रिक्स के अंदर H+ की कंसेंट्रेशन कम होने लगी। और यही तो हमें चाहिए था। हमें ATP बनानी है तो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनाएंगे? मेम्ब्रेन की एक साइड H+ की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए और एक साइड बहुत कम हो जाए। अगर ऐसा होगा तभी ATP बन पाएगी। तो हमने क्या करा? मैट्रिक्स के अंदर के जो H+ थे उन्हें बाहर फेंकवाना शुरू करा इन कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। मैट्रिक्स के अंदर के H+ बाहर फेंकने लगे, और ये मैट्रिक्स के अंदर H+ कहां से आए? जब ये NAD+ हमारा टूटा, NADH हमारा टूटा, NAD+ में और H+ में करके टूटा, तो इसके जो H+ थे वो हमने बाहर फेंकवा दिए, और इसके इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3, 3 से हमारे साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4, ऐसे घूमकर लास्ट में आकर ऑक्सीजन से मिल गए, ऑक्सीजन से मिले और H+ मिले, सबने मिलकर पानी बना दिया। तो ओवरऑल क्या हो रहा है? मैट्रिक्स के अंदर H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, क्या घट रही है? घट रही है। इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, क्या घट रही है? इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H+ की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है। तो होगा क्या कि ये H+ यहां पर भीड़ बढ़नी स्टार्ट हो गई, यहां पर H+ की भीड़ हो गई। बहुत सारे H+ हैं जो कि बस यहां पर हिचपिचाई ने H+ को पता है कि यहां पर H+ कम है। अब इन्हें पता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ है, हम कैसे ना कैसे अंदर की तरफ चले जाएं तो मजे से रह लेंगे। यहाँ पर बहुत बीच बीच में रहना पड़ रहा है इनको, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो ये H+ परेशान है यहाँ पर रहने से। कहाँ पर रहने से? इंटर मेम्ब्रेन में रहने से ये परेशान है। ये चाह रहे हैं कि हम मैट्रिक्स के अंदर आ जाएं, और मैट्रिक्स के अंदर आने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? वो रास्ता है हमारा ये कॉम्प्लेक्स 5th, जिसका नाम है हमारा ATP सिंथेज। कॉम्प्लेक्स 5th क्या बोलता है कि जब यहाँ पर बहुत सारे H+ इकट्ठे हो जाते हैं तो ये चैनल खुल जाता है, और चैनल जैसे ही खुलता है H+ में रेस लगती है कि मैं जाऊंगा सबसे पहले, मैं जाऊंगा, हम फर्स्ट करके ये सब ऐसे भाग के यहाँ पर आना स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही H+ इस चैनल से होकर गुजरते हैं, इस वाले चैनल से होकर, तो जब दो H+ यहाँ से होकर गुजरते हैं, दो H+ होकर गुजर के मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? इंटर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स के अंदर। तो ATP हमारी बननी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? जब दो H+ आएंगे तो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आ रहे हैं, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट टूट रहा है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन के अंदर H+ हमारे मूव कर रहे हैं इन चैनल से होकर। ठीक है, जब ऐसे H+ आ रहे हैं नीचे को तो एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम ट्रैप कर लेंगे किसकी फॉर्म में? किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। ADP कन्वर्ट हो जाएगी हमारी ATP की फॉर्म में। दो H+ लगते हैं एक ATP बनाने के लिए। ठीक है,
एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ेगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा NADH पाथवे। अगर NADH पाथवे अच्छे से क्लियर हो गया तो FADH2 पाथवे में कुछ भी नहीं है, सेम है, बिल्कुल डिक्टू सेम है। देखो FADH2 पाथवे में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, क्या उसमें कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इन्वॉल्व होता है? देखो जी कहाँ है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट FADH2 पाथवे में? सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, FADH2 पाथवे के कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। यहां पर आएगा पहले FADH2 पाथवे का कॉम्प्लेक्स हमारा ये कौन सा है? सेकंड। भेदभाव नहीं करते हैं ना, उसको भी ब्लैक से लिखा है, इसे भी ब्लैक से लिखते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेकंड के बाद हमारा आता है थर्ड। तो कॉम्प्लेक्स सेकंड जो होता है ना वो थोड़ा अंदर की तरफ होता है, इस तरीके से छोटा सा होता है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता, ऐसे। दिस इज सेकंड। वन में बना देता हूं लेकिन इसका कोई यूज नहीं है FADH2 पाथवे में, क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर तो होगा ही, लेकिन तुम्हें अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने बना दिया। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। देखो जी सेकंड को मैं समझ में आ गया ना, सेकंड है। थोड़ा तो वो ब्लैक के अंदर घिस रहा है जाके, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ब्लैक के अंदर जाके सेकंड का जो वो है सिर जो बंध रहा है ब्लैक के अंदर जाके तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये सेकंड लिखा हुआ है ना, मान लेना बस। ये कौन सा है हमारा? कॉम्प्लेक्स सेकंड है। कॉम्प्लेक्स सेकंड के बाद यहां पर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड। दिस इज कॉम्प्लेक्स थर्ड। कॉम्प्लेक्स थर्ड हमारा कहाँ है? ओके ब्लैक कलर से लिखते हैं ना, 1 2 3। कॉम्प्लेक्स थर्ड के बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स फोर। कॉम्प्लेक्स फोर इससे ना, कॉम्प्लेक्स फोर। कॉम्प्लेक्स फोर। कॉम्प्लेक्स फोर के बाद कॉम्प्लेक्स फाइव आता है। देखो कॉम्प्लेक्स फाइव तो बिल्कुल इसकी तरह ही है, ये हमारा इसके लिए भी काम कर जाएगा, उसके लिए भी काम कर जाएगा, मैं अलग अलग नहीं बना रहा हूं। देखो कॉम्प्लेक्स फोर हो गया, कॉम्प्लेक्स फोर के बाद कॉम्प्लेक्स फाइव आ गया। कॉम्प्लेक्स फाइव बिल्कुल सेम ऐसे ही है, ये कॉम्प्लेक्स फोर भी बिल्कुल ऐसा ही है, कॉम्प्लेक्स थ्री भी हमारा ऐसा ही है, कॉम्प्लेक्स सेकंड यहाँ पर नहीं है, कॉम्प्लेक्स सेकंड यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट बिल्कुल इसकी तरह है। मैंने इन्हें अलग करके क्यों बताया कि FADH2 पाथवे अच्छे से समझ में आ जाए, सेपरेटली NADH पाथवे अलग समझ में आ जाए। ये सेम ही है, जो कॉम्प्लेक्स वन ये है वही कॉम्प्लेक्स वन ये है, जो कॉम्प्लेक्स फोर ये है वही कॉम्प्लेक्स फोर ये है, जो कॉम्प्लेक्स थ्री ये है वही कॉम्प्लेक्स थ्री ये है, जो कॉम्प्लेक्स सेकंड ये है वो तो ये है, क्योंकि सेकंड तो हमारा NADH में होगा नहीं ना, इसलिए। चलो FADH आया यहाँ पर, और यहाँ पर FADH हमारा कन्वर्ट हो जाता है, FADH हमारा कन्वर्ट हो जाएगा FAD प्लस में, FAD प्लस में, और यहां से H प्लस आएंगे और जो इलेक्ट्रॉन आएंगे। कॉम्प्लेक्स सेकंड वही जो कॉम्प्लेक्स करते हैं, H प्लस को बाहर की तरफ फेंकना और इलेक्ट्रॉन को हमारे कॉम्प्लेक्स थ्री को देना। क्या कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स थ्री को इलेक्ट्रॉन दे देगा? नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि ये मूव नहीं कर सकते, और इसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए बीच में एक कैरियर की जरूरत पड़ेगी। उस कैरियर को, उस मोबाइल कैरियर को हम क्या बोलते हैं? यूबीक्विनोन। क्या बोलते हैं? यूबीक्विनोन। ठीक है, इसको थोड़ा आ जाए तुम्हारे सामने, यूबीक्विनोन मेम्ब्रेन के अंदर होता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉम्प्लेक्स थ्री को पास करेगा। यूबीक्विनोन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स थ्री को पास करना। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन थ्री को पास कर रहा है, बस क्या फर्क है? कॉम्प्लेक्स NADH पाथवे में ये किससे इलेक्ट्रॉन ले रहा था? फर्स्ट से, लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन किससे लेता है? सेकंड से। सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेकर उसको, ग्रीन कलर के इलेक्ट्रॉन है जो कि सेकंड पाए, सेकंड से इसके पास आए, यहां से हमारे कॉम्प्लेक्स थ्री के पास पहुंच गए। अब ये कॉम्प्लेक्स थ्री हमारा वही काम, ये मैट्रिक्स के H प्लस को पकड़ेगा और इंटर मेम्ब्रेन में भेज देगा। सब जो कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना, ये यहां से इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से पकड़कर इंटर मेम्ब्रेन में भेज रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी मकसद है कि इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ जाए। इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H प्लस भेजा, यहां पर भी एक कैरियर लगा होगा, और ये कैरियर हमारा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होता है, जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम C। यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम C के पास, गए साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स फोर के पास। कॉम्प्लेक्स फोर ने भी वही करा, कुछ नया नहीं करा, H प्लस को यहां से पकड़कर H प्लस को
इंटरमेम्ब्रेन में भेजा, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 ने इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर नहीं करके ये कहाँ दे देता है, मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स के अंदर होती है हमारी ऑक्सीजन, कौन, ऑक्सीजन, और हमारे इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से आए हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और H+, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना लेंगी, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, H+ मिलकर क्या बना लेंगे, अरे अभी तो बताया है, पानी बना लेंगी ना, पानी बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, पानी बना लेंगी। तो क्या हुआ, बस फर्स्ट वाला ऐसे ही मुंह देखता रह गया, इसे किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि क्या चल रहा है, ये FADH2 पाथवे चल रहा है। FADH2 पाथवे में हमारा फर्स्ट का यूज नहीं होता, सेकंड का, थर्ड का, 4 का यूज होता है। सेकंड से यूबिक्विनोन पर, यूबिक्विनोन से थर्ड पर, थर्ड से साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4 पर। ये क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन, और ये H+ को पंप कर रहे हैं इंटरमेम्ब्रेन के अंदर। इंटरमेम्ब्रेन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। H+ की कंसंट्रेशन जब इंटरमेम्ब्रेन के अंदर बढ़ जाएगी तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनने की वजह से H+ चाहेंगे कि वो मैट्रिक्स के अंदर आ जाएं, और मैट्रिक्स के अंदर आने का एक ही रास्ता, कॉम्प्लेक्स हमारा 5th, कॉम्प्लेक्स 5th से होकर कॉम्प्लेक्स 5th का चैनल खुलेगा, चैनल खुलेगा, H+ भाग के आएंगे हम फर्स्ट करके मैट्रिक्स के अंदर को, और जैसे ही मैट्रिक्स के अंदर को आएंगे तो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहे हैं और एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे तो उस एनर्जी को हम ATP की फॉर्म में ट्रैप कर लेंगे। तो ये होता है हमारा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ऐसे हमारी ATP बनती है। इस ATP बनाने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। देखो 3 तरीके से ATP बन सकती है। पहला सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन क्या था, याद करो, जो ग्लाइकोलाइसिस में जो ATP बन रही थी, ये क्रैब साइकिल के अंदर जो हमारे GTP वगैरह बन रही थी, वो क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। यहां पर जो ATP बन रही है वो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। अच्छा, एक और होता था फोटोफोस्फोराइलेशन। फोटोफोस्फोराइलेशन कहां पर हो रहा था, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में तुमने पढ़ा होगा कि लाइट रिएक्शन के अंदर भी ATP बन रही थी क्या नहीं, जहां पर वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारी ATP बन रही थी। तो ATP कैसे बन रही थी, लाइट एनर्जी का यूज करके। लाइट एनर्जी का यूज करके मतलब फोटोफोस्फोराइलेशन, फोटोफोस्फोराइलेशन करके ATP बन सकती है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन करके ATP बन सकती है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी बन रही है, फोटोफोस्फोराइलेशन जो कि प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट में जो बन रही है, ठीक है। और हमारा सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन जो कि ग्लाइकोलाइसिस वाली जो हमारा स्टेप था, जिसमें हमारी 2 ATP नेट ATP 2 वाली बन रही थी, वो हमारी कैसे बन रही थी, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से। या फिर जो हमारी क्रैब साइकिल के अंदर GTP वगैरह बन रही है, वो भी सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन है। तो पूरा ETS हमारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। 5 कॉम्प्लेक्स हमारे, कॉम्प्लेक्स 1 जो हमारा FMN और FES से बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स 2 हमारा सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज जो FAD और FES से मिलकर बना है, कॉम्प्लेक्स 3 हमारा साइटोक्रोम BC1 हमारा साइटोक्रोम B आयरन सल्फर प्रोटीन और साइटोक्रोम C1 से मिलकर बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स 4 हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और साइटोक्रोम ऑक्सीडेंट साइटोक्रोम A1, फिर A3, A2 नहीं आता है, A1 के बाद A3, फिर 2 हमारे कॉपर के एटम जो कि सेंटर में रहते हैं। साइटोक्रोम C हमारा बाहर रहता है मेम्ब्रेन के, जो कि हमारा एक मोबाइल कैरियर है। और कॉम्प्लेक्स 5 हमारा ATP सिंथेस को तो हम बहुत पहले से जानते हैं, जब हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ रहे थे तब भी हम ATP सिंथेस को जानते हैं। चलो, और ये काम कैसे करते हैं, ये सब लगे होते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन को ही मैंने ऐसे बड़ा करके अब दिखा दिया आगे चल के, ये वाला बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रहा है। देखो एक साथ देखोगे तो कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप करके जैसे मैंने बनाया था वीडियो बैक करके, जब मैं इसको बना रहा था, ऐसे ही तुम भी अपनी नोटबुक में बनाते चलो, सब कुछ याद हो जाएगा। चलो, अब यहां पर क्या दे रखा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल की मेम्ब्रेन में, एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर। कैरियर क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 से हमारे जाएंगे यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3 पर, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 पर, ऐसे एक कैरियर से दूसरे कैरियर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आकर उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, H+ उठाता है मैट्रिक्स से और सबका मिलाकर बना देता है पानी। ठीक है, यही चीज यहां पे दे रखी है। देखो
ये हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट FMN और FES से मिलके बना है, ठीक है। यहाँ पर NADH हमारा 2D गया NAD और H प्लस में, NAD और H प्लस से H प्लस हमारा पंप होकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंक दिया गया और मैट्रिक्स के अंदर बच गया हमारा NAD प्लस। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन किसने पकड़े, यूबी क्यूनोन ने। यूबी क्यूनोन इलेक्ट्रॉन लेकर और H प्लस को लेकर, यूबी क्यूनोन इलेक्ट्रॉन को लेकर H प्लस को लेकर कन्वर्ट हो गया यूबी क्यूनोल में, यूबी क्यूनोल में बन गया। यूबी क्यूनोल फिर आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, क्योंकि ये है NADH पाथवे। NADH पाथवे में यूबी क्यूनोन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है साइटो हमारा कॉम्प्लेक्स 3 को। लेकिन अगर हमारा FADH2 पाथवे होता तो यूबी क्यूनोन सेकंड से, कॉम्प्लेक्स सेकंड से इलेक्ट्रॉन लेता और उन्हें ट्रांसफर करता हम किसको, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। तो यूबी क्यूनोन हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी इलेक्ट्रॉन लेता है और कॉम्प्लेक्स हमारा सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन लेता है। सेकंड से कब लेता है, जब FADH2 पाथवे होता है। फर्स्ट से कब लेता है, जब NADH पाथवे होता है। तो कॉम्प्लेक्स 3 के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 के पास इलेक्ट्रॉन गए, H प्लस इसने भी बाहर फेंका, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं वो सब H प्लस को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंक रहे हैं। यहाँ पर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस फेंका जा रहा है, मैट्रिक्स से H प्लस जा रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, यहाँ पर चला गया। उसके बाद वहां से साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन लिए, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन लेकर किसको पास करा देगा, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 को। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर 4 ने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, H प्लस लिया और सबका मिला के बना दिया पानी। मैट्रिक्स के अंदर पानी बन गया और यहाँ पर H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई। किस साइड पे बढ़ गई H प्लस की कंसेंट्रेशन, देखो जी, इस साइड पर, इस साइड पर H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि ये कौन सी जगह है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये क्या है, मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर H प्लस की कंसेंट्रेशन कम हो गई। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4, एक ही रास्ते वाला कॉम्प्लेक्स, यहां से सारे जो H प्लस थे वो अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो गए और जैसे ही अंदर आए ATP में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर हमारी ATP बननी स्टार्ट हो गई। और ऐसे हमारी पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और इससे ही मेजर अमाउंट में जो ATP बनती है वो ऐसी बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया को यूं ही नहीं पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अमाउंट में ATP बना रहा है। कैसे बना रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराकर, ठीक है। जो यूबी क्यूनोन है, यूबी क्यूनोन अगर नॉर्मल है तो यूबी क्यूनोन, जिसने अगर यूबी क्यूनोन ने अगर H2 को यानी इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूबी क्यूनोल में। और यूबी क्यूनोल फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को और H प्लस को फेंक देगा मैट्रिक्स के अंदर। H प्लस को फेंक देगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। तो H प्लस तो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर फेंके जा रहे हैं और मैट्रिक्स से H प्लस को पकड़ा जा रहा है। मैट्रिक्स से H प्लस पकड़ के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फेंका जा रहा है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है, सारा मेन इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका इंटरमेम्ब्रेन के अंदर किसी तरीके से H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ा दो, मैट्रिक्स के अंदर H प्लस की कंसेंट्रेशन कम कर दो। और ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ पर एक कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा और कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनने से यहाँ के जो हमारे H प्लस हैं वो इधर आना चाहेंगे और उधर आने के लिए एक ही रास्ता होगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 5। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे, H प्लस अंदर आएंगे तो हम ADP को ATP में कन्वर्ट कर देंगे। ये सारे हमारे कॉम्प्लेक्स के नाम दे रखे हैं। एक NADH से 3 ATP हमारे बनते हैं और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 हमारा NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 FADH2, कॉम्प्लेक्स 3 हमारा साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स 5 हमारा ATP सिंथेस। इसके अंदर क्या होता है, FMN और हमारा FES प्रोटीन। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स 2 जो कि है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, FADH2 भी बोलते हैं और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज भी। सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज ये वही सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है जो कि हमारी क्रैब साइकिल के अंदर आ रहा था। इसके अंदर क्या होता है, FAD प्लस और हमारा FES प्रोटीन। साइटोक्रोम BC का तो बहुत हल्का है, CYT साइटोक्रोम B लिखो, फिर बीच में एक FES प्रोटीन घुसा दो। FES प्रोटीन बिना मतलब हल्का घुस जाती है, ठीक है। उसके बाद साइटोक्रोम यहाँ पर C लिख दो। कॉम्प्लेक्स 4 हमारा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसमें साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज में, इसका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में हमारा क्या आएगा, A साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3 और उसके बाद
A1 के बाद A3, A3 के बाद हमारा साइटोक्रोम A1, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 के बाद 2 कॉपर के हमारे सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस 2 चीजों से, F नोड प्रोटीन और F1 प्रोटीन। F नोड मेम्ब्रेन के अंदर रहती है, F1 वाली बाहर रहती है। ये बाहर वाली जो है ये वाली है हमारी F1, ये F नोड, ये 3 चीजों से A1 से A3 से, और यहाँ पर 2 कॉपर के भी वो रहते हैं, एटम रहते हैं। ये हमारा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स 3, हमारा कॉम्प्लेक्स हमारा 3 किससे मिलकर बना है, साइटोक्रोम बी से, साइटोक्रोम बी। उसके बाद FES प्रोटीन, FES प्रोटीन आ गया, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम सी यहाँ पर आ गया, ठीक है। साइटोक्रोम इसको बोलते हैं C1, और साइटोक्रोम सी एक हमारा मोबाइल कैरियर भी है, जो कि किस किस के बीच में, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के बीच में, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने NADH को लिया, इन्होंने दोनों को एक साथ दे रखा है ना, यहाँ पर सक्सेनेट डिहाइड्रोजनेज को भी एक साथ दे रखा है, उसको भी एक साथ दे रखा है, FADH2 और NADH2 पाथवे को एक साथ दे रखा है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर कंफ्यूजन लगा होगा। लेकिन जो मैंने पढ़ाया तुमको अभी, उसमें FADH2 वाले को नीचे करके दिखाया अलग सेपरेट, NADH वाले को ऊपर करके दिखाया। बुक के अंदर FADH2 और NADH2 एक साथ दे रखे हैं, उससे कंफ्यूजन होता है। मेन कंफ्यूजन कहाँ होता है ना, कि मैंने जो है NADH2 वाला पाथवे ये ऊपर दिखा दिया, FADH2 वाला पाथवे नीचे दिखा दिया, तो इससे कंफ्यूजन होने के चांसेस नील हो गए, सब कुछ खत्म हो गया है ना। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने NADH पाथवे के अंदर FADH पाथवे भी साथ साथ में कर दिए, और इससे तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि तुम देखोगे कि NADH पाथवे यहाँ पे चल रहा है, कॉम्प्लेक्स सेकंड भी आ गया, तो ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन अब नहीं होगा कंफ्यूजन, क्योंकि अब तो दोनों पढ़ लिए तुमने। अगर वो वाला पाथवे देखें हम, NADH पाथवे, NADH पाथवे में NADH हमारा 2DH+ में कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पे गया, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से UB क्यूनोन पर, UB क्यूनोन ने उसको ट्रांसफर कर दिया कॉम्प्लेक्स 3 पर, कॉम्प्लेक्स 3 ने हमारा ट्रांसफर कर दिया साइटोक्रोम C पर, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स 4, और कॉम्प्लेक्स 4 से वो पानी बन गया, लास्ट में जाकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर, H+ के साथ मिलकर सब पानी बन गया, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा चलता आ रहा है, ये चलता आ रहा है हमारा NADH पाथवे। अगर FADH2 पाथवे, तो FADH2 पाथवे में सक्सेनेट आया, सक्सेनेट यहाँ पर एंजाइम कौन सा है, ये कॉम्प्लेक्स सेकंड को क्या बोलते हैं, सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज, और सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज इसको कन्वर्ट कर देगा FADH2 में। FADH2 हमारा यहां से निकलेगा, FADH2 हमारा यहां से निकलकर H+ जाएगा इसके पास UB क्यूनोन के, और UB क्यूनोन से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से फिर ये, मतलब बस दोनों सेम ही है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है दोनों पाथों में। बस क्या फर्क है, NADH वाले में कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व है, और FADH2 में कॉम्प्लेक्स सेकंड इन्वॉल्व है बस। और ये कौन सा हो रहा है हमारा, ये हो रहा है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। एक हमारा होता था कौन सा, फोटोफोस्फोराइलेशन, जिसमें कि प्लांट के अंदर जब फोटोसिंथेसिस के टाइम पर लाइट रिएक्शन क्या हो रहा था, फोटोफोस्फोराइलेशन। एक हमारा होता है सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन जैसे ग्लाइकोलाइसिस में जो 2 ATP बन रही है वो वाला, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स अगर हम 5th की बात करें, जो कि है ATP सिंथेस, ATP सिंथेस के पास एक तो हमारा ये F नोड और एक F1, F नोड और F1 दो हमारी प्रोटीन, ये मेम्ब्रेन के अंदर, ये मेम्ब्रेन के बाहर, ये चैनल है, यहां से H+ तेजी से निकल के आएंगे मैट्रिक्स के अंदर को जाने के लिए, और जैसे ही 2 H+ आएंगे यहां से ADP और एक फॉस्फेट को पकड़ेंगे और ATP हमारी बननी स्टार्ट हो जाएगी। ऊपर भी हमारा यहाँ पे दे रखा है, आगे और मैं इसको दे रखा है, आगे क्लियर हो गया होगा ये सब कुछ। देखो इसमें और मैं तुम्हें इसको अच्छे से दिखाता हूँ। NADH आया हमारा क्रैब साइकिल से निकल के, वो NAD+ में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से जो H+ बना उस H+ को कॉम्प्लेक्स 1 ने पंप करके फेंक दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, यहाँ से आते हैं UB क्यूनोन के पास, यहाँ पर UB क्यूनोन होता है बीच में, उसने इलेक्ट्रॉन लिए और H+ लिए, और उसके बाद UB क्यूनोन कन्वर्ट हो गया UB क्यूनोल में, और UB क्यूनोल ने इलेक्ट्रॉन दे दिए कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को, और कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने यहाँ से H+ पकड़ा, उन H+ को बाहर निकाल दिया। अभी हम NADH पाथवे की बात कर रहे हैं, तो इसकी बात नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की। तो इसने इलेक्ट्रॉन पकड़े कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 ने इलेक्ट्रॉन पकड़े किससे, UB क्यूनोल से,
यूबी क्यूनोल से इलेक्ट्रॉन लेकर H+ को इसने बाहर निकाल दिया और इसने इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफर कर दिए कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ को किसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करता है? फर्स्ट के और 3 के बीच में यूबी क्यूनोन, 3 के और 4 के बीच में हमारा जो मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ होता है जिसको बोलते हैं हम साइटोक्रोम C, यहां पर होता है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C ने इसको ट्रांसफर कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ को इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ ने ऑक्सीजन को ट्रांसफर करे, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए और हमारा H+ लिया और हमारा इलेक्ट्रॉन H+ और ऑक्सीजन तीनों चीजें मिलकर पानी बन गया। यहाँ पर पानी बन गया तो H+ मैट्रिक्स के अंदर के कम हो गए और इलेक्ट्रॉन भी हमारे ठिकाने लग गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H+ बढ़ गए। H+ को वापस आना है मैट्रिक्स के अंदर, कैसे आ सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ से। कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ एक ही रास्ता है इन H+ का मैट्रिक्स के अंदर आने का। अब ये यहाँ से होकर जाएंगे H+ इसके अंदर से कॉम्प्लेक्स नंबर फिफ्थ के अंदर से, तो इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो F नोड पार्ट, एक F1 पार्ट। और जैसे ही तेजी से H+ होकर जाएंगे हम फर्स्ट करके, है ना, तो यहाँ पर जाकर ATP हमारी ATP हमारी बननी स्टार्ट हो जाएगी। ADP और फॉस्फेट मिलकर ATP बननी हमारी स्टार्ट हो जाएगी और ऐसे करके NADH पाथवे हमारा हो जाएगा और NADH पाथवे से हमारी ऐसे ATP बननी स्टार्ट हो जाएगी। एक NADH हमारा 3 ATP बनाएगा। FADH2 वाले में कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स सेकंड से, कॉम्प्लेक्स सेकंड से फिर कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन कौन लेकर जाएगा? यूबी क्यूनोन। यूबी क्यूनोन कन्वर्ट होगा यूबी क्यूनोल में और यूबी क्यूनोल इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 को। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 पर और 4 पर कौन लेकर जाएगा? साइटोक्रोम C। वहां से फिर इलेक्ट्रॉन हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से ऑक्सीजन के पास जाएंगे। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, H+ लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, H+ लेगा और हमारा खुद ऑक्सीजन होगा, सब मिलके पानी बना लेंगे मैट्रिक्स के अंदर और पानी बन जाएगा। इधर के हमारे H+ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। H+ की कंसंट्रेशन इंटर मेम्ब्रेन के अंदर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स हैं ये H+ को पकड़कर इसके अंदर फेंकते जा रहे हैं। H+ को पकड़ रहे हैं यहाँ से मैट्रिक्स से और यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन के अंदर वो H+ को फेंकते जा रहे हैं। तो इंटर मेम्ब्रेन के अंदर H+ की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और मैट्रिक्स के अंदर H+ की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, जिससे क्या होगा? यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा। मेम्ब्रेन की एक साइड पर H+ ज्यादा, एक साइड पर H+ कम और ये H+ फिर इस साइड से होकर इस साइड आना चाहेगा। इंटर मेम्ब्रेन से H+ मैट्रिक्स में होना चाहेंगे। मैट्रिक्स में आने के लिए वो सहारा लेंगे इसका ATP सिंथेज का। ATP सिंथेज हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 4, जैसे ही वहां से H+ होकर गुजरेंगे तो ADP हमारी ATP में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट की। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट क्या है कि इसमें हम पता लगाते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितने ATP बने, कि हमने जो फूड लिया उससे कितने ATP बन रहे हैं हमारे। वैसे तो मैंने बता दिया था स्टार्टिंग में 38 ATP बन रहे हैं, लेकिन उन्हें कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल टास्क है। अब मुश्किल टास्क क्यों है? उसकी कुछ वजह है। पहली वजह क्या है कि अगर हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को अगर पता लगाएं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितनी ATP बन रही है, अगर ये पता लगाना है हमको कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कितनी ATP बन रही है, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट बनानी है, तो हम क्या करेंगे कि जो सारे स्टेप हैं, पहले ग्लाइकोलाइसिस हुई, ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरोवेट ऑक्सीडेशन हुआ, पायरोवेट ऑक्सीडेशन के बाद TCA यानी क्रेब्स साइकिल हुई, क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ। ये सारी प्रोसेस एक के बाद एक होनी चाहिए, लेकिन अपने अंदर क्या होता है कि ये प्रोसेस सारी एक साथ चलती हैं, सब प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? पहले एक प्रोसेस चलनी चाहिए फिर दूसरी, तभी हम अच्छे से कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितनी ATP हमारी बन रही है। तो पहली जो दिक्कत है इसमें यह है कि सारे जो ग्लाइकोलाइसिस के TCA के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो स्टेप है वो एक के बाद एक होने चाहिए, लेकिन होते क्या है? सब एक साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। तो पहली प्रॉब्लम यह है कि हम इसलिए बहुत मुश्किल से कैलकुलेट कर पाते हैं। दूसरी चीज, जो NADH सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलाइसिस में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जितनी चीजें हमारी ATP के अंदर, जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर NADH बन रहा है, जो सब चीजें बन रही हैं, वो सब चीजें उनका पूरा ऑक्सीडेशन होना चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में कितनी ATP हमारी पूरा एक मोलिक्यूल अगर हम ग्लूकोज का लेंगे तो कितना हमारा ATP बनेगा। ये हमारा क्या है कि हम क्यों ऐसे मुश्किल से रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट करना क्यों इतना मुश्किल रहता है, उसके हमारे पहला वजह कि सारे जो स्टेप हैं रेस्पिरेशन के, सभी स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए।
पहला ग्लाइकोलाइसिस हो, फॉस्फेट पायरोविक ऑक्सीडेशन हो, पायरोविक ऑक्सीडेशन के बाद क्रैब साइकिल हो, क्रैब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो। लेकिन होता क्या है कि ये सब स्टेट एक साथ चलते हैं, सब जो स्टेप हैं वो सब एक साथ चलते हैं, साइमल्टेनियसली चलते हैं। दूसरा क्या है कि जो बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम में बन गया, तो अब एसिटाइल कोएंजाइम में उसी चीज में यूज हुआ है रेस्पिरेशन में। ऐसा ना हो कि एसिटाइल कोएंजाइम में किसी दूसरी चीज के अंदर यूज हो जाए, किसी दूसरे पाथवे के अंदर चला जाए। असलियत में हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हुई, पायरोवेट बना। अब पायरोवेट जो है उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए, जितना भी पायरोवेट बचा है वो पायरोवेट कहीं और यूज ना हो बॉडी के अंदर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर जो पायरोवेट बनता है वो डायरेक्टली एकदम से उसका ये नहीं कि सारा का सारा पायरोवेट हमारा रेस्पिरेशन में यूज होगा, कि जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, रेस्पिरेशन हो रहा है तो रेस्पिरेशन में इंटरमीडिएट बन रहे हैं, ये इंटरमीडिएट बीच में यूज होते रहते हैं और बीच में से एंटर भी होते रहते हैं। तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट हमारी बनानी मुश्किल है। और अगर ग्लूकोज की जैसे बताना है कि एक ग्लूकोज से कितने एटीपी बन रहे हैं, तो उसके लिए बस खाली ग्लूकोज ही खाना पड़ेगा तुम्हें। लेकिन असली में हम क्या खाते हैं, आलू भी खाएंगे या कुछ भी खाएंगे तो उसके अंदर ग्लूकोज भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी, ग्लूकोज भी होगा, हमारा फैट भी होगा, प्रोटीन भी होगी, ये सब चीजें होंगी। तो अगर खाली ग्लूकोज खाएं और सारे स्टेप एक के बाद एक के बाद एक हों और बीच में कोई भी हमारा जो इंटरमीडिएट है वो भागे नहीं अलग को, या फिर कोई और चीज उसमें ऐड ना हो आकर, तो ये सारी चीजें अगर हम एजम्पशन लें तब जाकर हम बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का कितने एटीपी बना सकता है। मगर असली में क्या होता है कि हम क्या एजम्पशन लेते हैं कि सारे जो पाथवे हो रहे हैं वो एक साथ नहीं हो रहे, सारे पाथवे एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है, साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है। अगर ग्लूकोज से बताना है कि कितनी एटीपी बनेंगी तो हमने पहला एजम्पशन लिया कि जो सारे पाथवे हो रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस, पायरोवेट ऑक्सीडेशन के बाद हमारा आया क्रैब साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सब एक के बाद एक हो रहा है, ये हमने पहला एजम्पशन लिया। दूसरा एजम्पशन लिया कि सबस्ट्रेट जो है वो पाथवे के अंदर ना तो और ऐड करे जा रहे हैं ना यहाँ से निकाले जा रहे हैं। ठीक है, कि जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, जैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ए जितना बना है उतना ही रहे, ना तो उसके अंदर और फालतू कहीं से आके ऐड हो जाए बॉडी के अंदर से, ना एसिटाइल कोएंजाइम वहां से निकाला जाए। ठीक है, तीसरा क्या लिया कि एटीपी जितनी, ऐसा होता है कि जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 2 एटीपी बन गई, नेट एटीपी 2 बन गई, वो एटीपी जब भी यूज हो जाती हैं तो पता नहीं लग पाता कि कितना हुआ। कोई भी बॉडी के अंदर एटीपी यूटिलाइज ना हो, पहले सारी बन जाने दो, एक मोलिक्यूल ग्लूकोज का लेंगे, उससे जितनी भी सारी एटीपी बन जाएंगी तब फिर उन्हें कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम बता देंगे कि इतनी एटीपी बनी। अगर साथ के साथ बनती रहेंगी, खर्च होती रहेंगी, तो पता नहीं चल पाएगा कि कितनी बन रही है, कितनी खर्च हो रही है। तीसरा हम क्या मेन लेके चलते हैं कि एंजाइम जो है वो कई सारे हमारे फैक्टर्स से कंट्रोल होते हैं। जो सारी रिएक्शंस है हमारी, ग्लाइकोलाइसिस में हमारे कितने एंजाइम्स लग रहे हैं, क्रैब साइकिल में कितने एंजाइम लग रहे हैं, पायरोवेट ऑक्सीडेशन में कितने एंजाइम लग रहे हैं, सारी साइकिल्स में एंजाइम्स लगते हुए आ रहे हैं। अब ये एंजाइम्स हमारे टेम्परेचर से, पीएच से, अलग अलग फैक्टर्स से कंट्रोल होते हैं। ठीक है, अगर ये टेम्परेचर से कंट्रोल ना हो, मतलब ये रेट को, रिएक्शन को फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, तो ये सब अपनी ऑप्टिमम कंडीशन में है। तो एजम्पशंस क्या लेना पड़ेगा कि सारे पाथवे हमारे एक के बाद एक हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने क्या लेनी चढ़ेगी कि सबस्ट्रेट ना तो ऐड हो रहा है ना ही वहां से निकाला जा रहा है। ठीक है, तीसरी चीज एटीपी हाथ के हाथ बन रही है और यूटिलाइज नहीं हो रही है, पहले सारी बन जाने दो, बनने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे इतनी बनी, फिर उसके बाद तुम यूज कर लो। तीसरी चीज हमने ये जंक्शन लिया। चौथी चीज के जो एंजाइम का रेट है वो कई सारी चीजों से कंट्रोल हो सकता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एंजाइम अभी अपनी बेस्ट स्टेज में चल रहे हैं, एंजाइम का रेट कांस्टेंट है। ये सारे अजम्पशंस मानकर फिर हम बताते हैं कि एक अगर हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेंगे तो 38 एटीपी बनेगी, और 38 एटीपी में जो 2 एटीपी है वो 2 एटीपी खर्च हो जाती हैं। किस चीज में खर्च हो जाती हैं? जो ग्लाइकोलाइसिस में हमारा बनता है क्या, ग्लूकोज से पायरोविक एसिड, ग्लूकोज से पायरोविक एसिड बनता है, और पायरोविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचाने के लिए 2 एटीपी खर्च हो जाती हैं। और तो हमारा टोटल कितना आता है, नेट गेन आता है 36 एटीपी। तो 36 एटीपी हमारा नेट गेन है, लेकिन बनती हमारी 38 एटीपी है। ठीक है, कैसे कैसे बनती है देखो, ग्लाइकोलाइसिस से हमारी 2 एटीपी, 2 NADH जिससे मिलते हैं, 2 NADPH आगे चल के हमारे बना देंगे, ये इनसे बनेगी हमारी 6 एटीपी बनेगी। 6 एटीपी तो बनेगी, लेकिन हमने यहाँ पर रखी है 4 एटीपी। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 एटीपी हमारी खर्च हो जाती है। किस चीज में खर्च हो जाती है? इस पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ले जाने के लिए। उसके बाद
6 NADH यहाँ पर निकले हमारे 6 NADH कौन कौन से, 3 अलग और 3 अलग। यहाँ पर 2 NADH यहाँ पे निकले, 6 NADH यहाँ पे निकले, 2 GTP यहाँ पे निकलती है, GTP को हम ATP के इक्वल मानते हैं, और 2 FADH2 यहाँ पे निकलते हैं। तो टोटल हमारी 36 ATP का हमारा यील्ड होता है, 36 ATP का फायदा होता है, नेट 36 ATP हमें मिलती है। लेकिन मिलेंगी तो 38 में से 2 कहाँ खर्च हो गई, इस पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचाने के लिए, पायरोवेट को माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहुंचाने के लिए खर्च हो गई। अगर कंपैरिजन करें एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में हो रहा था हमारा, बैक्टीरिया में और ईस्ट में, जिसके अंदर बस वो 2 मॉलिक्यूल एटीपी का लेके खुश हो जा रहे थे और उसके बाद इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कर रहे थे वो ग्लूकोज का। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर NADH वगैरह को ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता, NADH को बस ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर NADH को ऑक्सीडाइज करते हैं और ऑक्सीडाइज करके उससे भी सारी एनर्जी निकाल लेते हैं। जो मेजर ATP आती है ना, जो सबसे ज्यादा ATP मिलती है, वो तो इन NADH और FADH2 के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने से ही मिली है। देखो हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे ज्यादा एनर्जी कैसे मिली, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से स्टेप में मिलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या हो रहा है, NADH और हमारा FADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी तो इससे मिलती है, NADH से और FADH2 से, और वही काम इसके अंदर नहीं होता है ना। तो इसके अंदर क्रैब साइकिल होता है, कुछ नहीं होता। हमने फर्मेंटेशन पूरा पढ़ लिया है। तो फर्मेंटेशन में और इसमें कंपेयर करें तो इसमें नेट गेन 36 का, वैसे तो 38 होता है लेकिन 2 खर्च हो जाती हैं। यहाँ पर हमारा नेट गेन 2 ATP का, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये बेचारे इतने कम एनर्जी से काम चला रहे हैं, इन्हें जरूरत भी क्या है, जो हमारे यीस्ट हैं, बैक्टीरिया हैं, इन्हें कौन सा क्या करना है, छोटे से तो है ही, अपना कम एनर्जी से काम चला लेते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस और जो बड़े जानवर हैं, वो जानवर क्या करते हैं, उन्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अब मैं बोलूं कि रेस्पिरेशन कैसा पाथवे है, कैटाबोलिक या एनाबोलिक, 2 तरह के पाथवे होते हैं, एक तो कैटाबोलिक या फिर एनाबोलिक। कैटाबोलिक बोलते हैं कि जिसमें मॉलिक्यूल टूटते हैं, और एनाबोलिक बोलते हैं जिसमें मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल के जुड़ने से मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो एनाबोलिक। जैसे मेटाबॉलिज्म याद रखो, मेटाबॉलिज्म मतलब जितनी भी रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही हैं उनको सबको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में 2 तरह की रिएक्शन होती हैं, तो कैटाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में जुड़ना, जुड़ के सिंपल, जैसे फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस में CO2 और वाटर मिलकर एक कॉम्प्लेक्स हमारा ग्लूकोज बन रहा है, तो ये क्या हो गया, यह हो गया एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में मतलब जुड़ने को, चीजें जोड़ने को, जुड़ने को बोलते हैं एनाबॉलिज्म। टूटने को, तोड़ने को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ने को कैटाबॉलिज्म। अगर मैं पूछूं कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, तो रेस्पिरेशन में मोस्ट ऑफ यू आंसर देंगे कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तोड़ा जा रहा है, उससे हम एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये वाली प्रोसेस कैटाबॉलिज्म होनी चाहिए, ये वाली प्रोसेस हमारी एनाबॉलिज्म नहीं, कैटाबॉलिज्म होना चाहिए, ठीक है। और ये वाली जो प्रोसेस होती है हमारी असली में, जो हमारी ये प्रोसेस है ग्लूकोज की जो प्रोसेस है, ये हमारी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस हमारी एम्फीबोलिक है। एम्फीबोलिक का मतलब क्या, अब तुम कहोगे सर तुमने तो 2 बताई थी, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। तो कैटाबोलिक और एनाबोलिक, ये तो एम्फीबोलिक क्या आ गया। तो एम्फीबोलिक बोलते हैं ऐसी प्रोसेस जिसमें कैटाबोलिक प्रोसेस भी आ रही है और एनाबोलिक प्रोसेस भी आ रही है, दोनों आ रहे हैं, तो एम्फीबोलिक। देखो दोबारा समझो, मॉलिक्यूल अगर टूट रहे हैं तो कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म मतलब कैटाबोलिक प्रोसेस। मॉलिक्यूल अगर बन रहे हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक मतलब एनाबोलिज्म। और जिस प्रोसेस के अंदर दोनों चीजें हो रही हैं, मॉलिक्यूल टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं, तो वो हो गई हमारी कौन सी, एम्फीबोलिक। और एम्फीबोलिक जो हमारी प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो है वो एक एम्फीबोलिक है। देखने में लगता है ये कैटाबोलिक है, क्योंकि ग्लूकोज टूट रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है तो हर कोई यही बोलेगा कि ये तो हमारी क्या है, कैटाबोलिक है। लेकिन ग्लूकोज टूट तो रहा है, लेकिन इसमें मॉलिक्यूल बनते भी हैं। अब बनते कैसे हैं देखो। अच्छा चलो पहले ये बता देते हैं फैट और कार्बोहाइड्रेट इन सबका क्या क्या रोल रहता है, ठीक है। देखो सबसे फेवरेट अगर बॉडी का हम फूड देखें तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट पहले तोड़ दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा शुगर ग्लूकोज में।
सिंपल शुगर में जैसे ग्लूकोज में। जितना भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मुंह से खाया, पेट में गया, पेट में जाकर इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में जाकर वो पूरा हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होगा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाने के बाद कार्बोहाइड्रेट को हमारी जो इंटेस्टाइन है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। एब्जॉर्ब करके जो हमारा ग्लूकोज है वो हमारे खून के अंदर चला गया, खून के अंदर जाकर वो सेल के पास पहुंच जाएगा। सेल उस ग्लूकोज को तोड़ेंगी, ग्लाइकोलाइसिस करेंगी। ग्लाइकोलाइसिस करके क्या बनाएंगी? पायरुविक एसिड बनाएंगी। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। क्रेब साइकिल चलेगी, क्रेब साइकिल में जाकर हमारे NADH और FADH2 बनेंगे, फिर ETS होगा, ETS में जाकर ढेर सारी एनर्जी बन जाएगी। चलो, ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का। अगर मैं देखूं फैट का, हमने कुछ फैट खाया, फैट हमारी बॉडी में जाकर टूट जाता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो अब क्या होगा? फैटी एसिड जो होता है, फैटी एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, और जो हमारा ग्लिसरॉल है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा पागल में, PGAL। याद करो, ग्लाइकोलाइसिस में जो हमारा 4 वाला स्टेप था उसमें बन रहा था एक डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और ये वाला पागल बन रहा था हमारा, जिसको बोल रहे थे हम ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोलते हैं इसको, और इसी को पागल को हम बोलते हैं फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड। चलो, तो जो पागल है हमारा, जो हमारा फैटी एसिड है, फैटी एसिड हमारा कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम A में, और जो हमारा ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल हमारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। चलो, तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये भी रेस्पिरेटरी हमारे पाथवे में एंटर कर जाते हैं। सब चीजें देखो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं, सबसे हमें एनर्जी निकालनी है, और एनर्जी निकालने के लिए हमें इन्हें रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर डालना पड़ेगा। और रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर हम इसे कैसे डालेंगे? कार्बोहाइड्रेट तो सीधा सीधा पूरा हमारा सच्चे तरीके से आएगा। देखो, कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो बहुत अच्छा बच्चा है। कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज बनाएगा, जैसे पूरे रूल फॉलो करता है, जो हमने पूरा पाथवे पढ़ा है उस पूरे पाथवे को फॉलो करते हुए आ रहा है। ये हमारा मेहनती बच्चा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में पहले बेचारा ग्लाइकोलाइसिस करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुविक एसिड बनाएगा। पूरा इसने सारा बिल्कुल सारे नियम कायदे कानून इसने लगाता हुआ आ रहा है। चलो ठीक है, कायदे कानून लगाता हुआ आ गया, पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम A बना, क्रेब साइकिल हुआ। इसने पूरा एकदम प्रॉपर अच्छे बच्चों की तरह इसने सारे नियम कायदे कानून बनाकर सब कुछ इसने अच्छे से करा है। लेकिन प्रोटीन हमारा कन्वर्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड देते हैं शॉर्टकट। अमाइनो एसिड ग्लाइकोलाइसिस के चक्कर में नहीं पड़ते, अमाइनो एसिड सीधे जाते हैं वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमाइनो एसिड सीधे जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम A भी बना देते हैं। अमाइनो एसिड डायरेक्ट क्रेब साइकिल के अंदर भी एंटर कर जाते हैं। तो अमाइनो एसिड क्या है? ये शॉर्टकट वाले लोग हैं। ये वाले लोग ग्लाइकोलाइसिस नहीं करते, ग्लाइकोलाइसिस पूरी ग्लाइकोलाइसिस को स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट एंटर मारते हैं हमारे पायरुविक एसिड में, एसिटाइल कोएंजाइम में और क्रेब साइकिल के अंदर। तो बिना माल हम क्या बोला था मैंने कि अगर पता लगाना है कि एक ग्लूकोज से कितने ATP बन रहे हैं तो बीच में कोई एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वाले जो लोग हैं ना अमाइनो एसिड वाले, कार्बोहाइड्रेट वाले, ये बीच में एंटर कर जाते हैं साइकिल के। अच्छी खासी साइकिल चल रही है, ये बीच में आकर घुस जाते हैं, लाइन तोड़ के घुस जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा पूरा लाइन से आता है बिल्कुल सही, अमाइनो एसिड लाइन तोड़ के बीच में से आ गया। कहां पर आ गया? पायरुविक एसिड बन गया इसका। अमाइनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से एंट्री मारी, अमाइनो एसिड ने शॉर्टकट मारा और डायरेक्ट क्रेब साइकिल के अंदर एंट्री मारी। तो अमाइनो एसिड ये हमारे शॉर्टकट लेकर आते हैं। जो फैटी एसिड है, फैट हमारा कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड भी शॉर्टकट लेता है, ग्लाइकोलाइसिस को स्किप कर देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस बस कौन फॉलो करता है? जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो ग्लूकोज होता है, जो हमारी सिंपल शुगर्स होती हैं, वो हमारी ग्लाइकोलाइसिस को फॉलो करती हैं। बाकी प्रोटीन भी हमारा शॉर्टकट लेकर आता है, जो फैट है वो भी हमारे फैटी एसिड तो हमारे डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम में बन जाते हैं, और ग्लिसरॉल जो है वो हमारा डायरेक्टली पागल के फॉर्म में एंटर कर जाता है। तो ये भी आधी जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो पूरी ग्लाइकोलाइसिस कर रहे हैं, जो ग्लिसरॉल है वो आधी ग्लाइकोलाइसिस कर रहा है, क्योंकि ये भी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एंटर कर रहा है, लेकिन आधे स्टेप के बाद 6 वाले स्टेप से एंटर कर रहा है। ठीक है, तो ग्लिसरॉल जो है वो हमारा आधी ग्लाइकोलाइसिस से एंटर कर रहा है, फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम से एंटर कर रहा है, और हमारा अमाइनो एसिड तो पायरुविक एसिड से भी, एसिटाइल कोएंजाइम से भी, क्रेब साइकिल से भी, तो ऐसे एंटर कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई कि ये जो चीजें हैं ये सीधी सीधी नहीं चलती बॉडी के अंदर, ऐसे उल्टी सीधी चलती रहती है। मतलब कोई भी कहीं भी आकर एंटर कर जाता है, कोई भी कहीं भी आकर नहीं। मतलब फैटी एसिड हमारा
एसिटाइल को एंजाइम ए से एंटर करेगा, ग्लिसरॉल हमारा आधी ग्लाइकोलाइसिस से एंटर कर जाएगा, अमाइनो एसिड हमारा पायरोविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम और क्रेब साइकिल से आकर एंटर कर जाएगा। तो ये जो चीजें ये चीजें आधी जो पूरे जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, पूरे रेस्पिरेटरी पाथवे को फॉलो नहीं करते। पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल फॉलो करता हुआ आता है और वो पूरा सबको एकदम नियम कायदे कानून से चलता हुआ आता है। लेकिन बाकी जो चीजें हैं, ये बाकी चीजें हमारी बीच बीच में कहीं से भी एंटर कर जाती है। मतलब बीच में एसिटाइल को एंजाइम से एंटर करेंगे, कहीं से भी कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि अमाइनो एसिड ग्लाइकोलाइसिस से एंटर कर जाएगा। कहीं से भी कहने का मतलब है जो अमाइनो एसिड है ना, वो हमारा पायरोविक एसिड से एंटर करेगा, एसिटाइल को एंजाइम से एंटर करेगा और क्रेब साइकिल से एंटर करेगा। जो फैटी एसिड है हमारा वो एंटर करेगा एसिटाइल को एंजाइम ए से, ग्लिसरॉल हमारा पागल बन के एंटर होगा। तो ऐसे चलता है ये। अब इसमें मैंने बोला था कि ये जो रेस्पिरेशन है वो एक एम्फीबोलिक पाथवे है। एम्फीबोलिक पाथवे का मतलब है कि इसमें मॉलिक्यूल टूटते भी रहते हैं और मॉलिक्यूल बनते भी रहते हैं। बनेंगे कैसे? अभी ये टूटना तो समझ में आ रहा है, लेकिन बन कैसे रहा है? देखो, अगर बॉडी को जरूरत पड़ गई फैटी एसिड की, तो बॉडी को फैटी एसिड की जरूरत पड़ेगी तो वो झट से रेस्पिरेटरी पाथवे से एसिटाइल को एंजाइम ए को निकाल लेंगे। यहां से एसिटाइल को एंजाइम ए जो कि क्रेब साइकिल में एंटर करने वाला था, उसको बॉडी पकड़ के निकाल लेगी कि एसिटाइल को एंजाइम ए तू क्रेब साइकिल के अंदर एंटर मत हो, तुझे बॉडी की जरूरत है, फैटी एसिड की हमारी बॉडी को जरूरत है, इसका हम वो नहीं करा रहे, इससे एनर्जी नहीं निकाल रहे, इसको निकाल कर फैटी एसिड बना देगी। तो क्या हो रहा है देखो सुनो, एसिटाइल को एंजाइम ए से क्रेब साइकिल में एंटर नहीं हो रहा, दोबारा फैटी एसिड बन जा रहा है। तो रेस्पिरेटरी पाथवे में हमारा अच्छा खासा एसिटाइल को एंजाइम ए चल रहा था, वहां से मॉलिक्यूल निकलकर फैटी एसिड बन गया। फैटी एसिड बना तो ये हमारा एक टाइप का एम्फीबोलिक हो गया। एम्फीबोलिक मतलब बन भी रहा है और टूट भी रहा है, दोनों तरह की चीजें हो रही हैं इसमें। मॉलिक्यूल बन भी रहे हैं और टूट भी रहे हैं। जो इसके अंदर आ रहा है मॉलिक्यूल वो तो टूट रहे हैं, टूटते टूटते नीचे जा रहे हैं, लेकिन यहां से कुछ मॉलिक्यूल को रेस्पिरेटरी पाथवे से निकाल भी लिया जाता है। अगर बॉडी के अंदर किसी चीज की कमी होती है, बॉडी के अंदर पायरोविक एसिड की कमी है, तो बॉडी पायरोविक एसिड कहां से ले लेगी? रेस्पिरेटरी पाथवे से इसको निकाल लेगी और इसको निकालकर दूसरे और चीजें बनाने लगेगी पायरोविक एसिड को निकालकर। तो चीजें बनाने लगी तो एम्फीबोलिक हमारा एम्फीबोलिक पाथवे हो गया। बनाने लगी तो हमारा एनाबोलिज्म हो गया और कैटाबोलिज्म तो हो ही रहा है। चीजें तो टूट तो रही हैं, तो कैटाबोलिज्म भी हो रहा है और एनाबोलिज्म भी हो रहा है, दोनों तरह का ये पाथवे हो रहा है। तो इसको बोलते हैं इसलिए हम एम्फीबोलिक पाथवे। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी क्विशेंट। रेस्पिरेटरी क्विशेंट या फिर रेस्पिरेटरी रेशियो, ये क्या होता है? रेस्पिरेटरी क्विशेंट या फिर रेस्पिरेटरी रेशियो है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली और कितनी ऑक्सीजन हमारे अंदर गई, उसका रेशियो रेस्पिरेटरी क्विशेंट है। रेस्पिरेटरी क्विशेंट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जितनी हमारे अंदर, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, कितना वॉल्यूम बाहर निकला और कितनी ऑक्सीजन अंदर गई हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर से बाहर निकली और कितना ऑक्सीजन अंदर गया, उन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्विशेंट। रेस्पिरेटरी क्विशेंट बहुत सिंपल टॉपिक है ये सबसे ज्यादा। इसमें क्या है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, एक ग्लूकोज को तोड़ने में कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। एक ग्लूकोज को तोड़ने में कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं? हमारे 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। 6 कैसे बनते हैं? देखो, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल तोड़ते हैं तो हमारे जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो एक कार्बन तो हमारा तब बन जाता है। 3 हमारे जब बनते हैं, 3 और 3 हमारे 6 हमारे हो गए। देखो कैसे कैसे क्रेब साइकिल में और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम लेते हैं, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जब इसका बन जाता है पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड, पायरोविक एसिड का होता है ऑक्सीडेशन, तो यहां से 2 CO2 निकल जाएंगे। अब ये जाएगा क्रेब साइकिल के अंदर, क्रेब साइकिल के अंदर, क्रेब साइकिल के अंदर यहां से हमारे निकल जाएंगे 4 CO2। तो टोटल कितने CO2 निकल गए? एक ग्लूकोज से 6 CO2 निकल गए और 6 ही ऑक्सीजन इसे लगते हैं। ऑक्सीजन भी 6 लगते हैं और 6 ही CO2 लगते हैं। तो ये इसका रेस्पिरेटरी क्विशेंट अगर मैं पूछूं तो 6 CO2 इसे में बाहर निकले और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इसमें लगे, तो कितना हो गया? 6/6 = 1। तो ग्लूकोज के लिए यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए रेस्पिरेटरी क्विशेंट कितना हो गया? 1 हो गया। तो रेस्पिरेटरी क्विशेंट क्या है कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली अपोन में कर दो उसके जितनी ऑक्सीजन खर्च हुई वाली नीचे, निकली वाली ऊपर।
कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बाहर निकली उसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 इवोल्व। कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्व हो रही है अगर हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और कितनी ऑक्सीजन खर्च हो रही है मॉलिक्यूल को तोड़ने में। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट हमें याद रखना है कुछ चीजों का। देखो, एक तो हमें कार्बोहाइड्रेट के लिए अभी देखा हमने रेस्पिरेटरी क्विसेंट होता है 1। रेस्पिरेटरी क्विसेंट फॉर फैट, अगर रेस्पिरेटरी क्विसेंट और फैट के लिए देखें तो वो होता है 1 से कम। 1 से कम करने का मतलब है ऑक्सीजन इसमें ज्यादा खर्च होती है। अगर हम फैट खाते हैं और फैट से अगर रेस्पिरेशन करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा खर्च होगी और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कम निकलेगी। और लेकिन अगर हम प्रोटीन अगर खाते हैं तो प्रोटीन के लिए होता है 0.9। 0.9 का मतलब कि ऑक्सीजन जो है वो इसमें ज्यादा खर्च होगी और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से कम निकलेगी। दोनों में, फैट में और प्रोटीन में, दोनों में ही ऑक्सीजन हमारी ज्यादा खर्च हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कम निकल रही है। लेकिन अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उतना ही हमारा ऑक्सीजन खर्च हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्विसेंट प्रोटीन के लिए कितना होता है 0.9। हमारा एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है ट्राइपाल्मिटिक एसिड। ट्राइपाल्मिटिक एसिड जो है हमारा, जिसको कि एक फैटी एसिड है, जिसके लिए रेस्पिरेटरी क्विसेंट हमारा होता है 0.7। और ये क्वेश्चन हमारा आ सकता है क्योंकि पिछली बार आया था इसका रेस्पिरेटरी क्विसेंट फॉर प्रोटीन से हमारा एक क्वेश्चन आया था। ये वाली चीज याद रख लेना, ट्राइपाल्मिटिक एसिड के अंदर रेस्पिरेटरी क्विसेंट हमारा 0.7 रहता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो हमारे लिए चीज है वो है हमारी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में हमारा एक रहता है, जितना ऑक्सीजन लिया उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। फैट के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा लेना पड़ेगा हमें और कार्बोहाइड्रेट कम निकलेगा। प्रोटीन के अंदर हमें ऑक्सीजन ज्यादा लेना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट कम निकलना पड़ेगा। लेकिन प्रोटीन का इतना नहीं है, 0.9 है। कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा सा ही कम है, लेकिन फैट का ज्यादा कम होता है। जैसे फैट का यहाँ पे देख सकते हैं फैटी एसिड है, जैसे हमारा ट्राइपाल्मिटिक एसिड। और ट्राइपाल्मिटिक एसिड में हमारा कितना, हमारा रेस्पिरेटरी क्विसेंट है 0.7। इसमें हमारे CO2 कितने निकलते हैं 102, और ऑक्सीजन खर्च कितने हो रहे हैं 145 ऑक्सीजन खर्च हो रहे हैं। 145 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के खर्च हो रहे हैं और 102 मॉलिक्यूल हमारे CO2 के निकल रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी क्विसेंट सिंपल, कितना CO2 हमारा निकला और कितना हमारे ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन CO2 को ऊपर रखो, ऑक्सीजन को नीचे रखो, इन दोनों के रेशियो को हम रेस्पिरेटरी क्विसेंट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए 1 होता है, फैट के लिए 1 से कम होता है। फैट में एग्जांपल है ट्राइपाल्मिटिक एसिड का, तो उसके लिए होगा 0.7। प्रोटीन के लिए ये होता है 0.9। और ये वाला क्वेश्चन हमारा आया है कि प्रोटीन के लिए रेस्पिरेटरी क्विसेंट कितना होता है। और इस बार जो क्वेश्चन आ सकता है वो हमारा ये आ सकता है कि फैटी एसिड के लिए कितना है, जो कि ट्राइपाल्मिटिक एसिड के लिए। उसमें ये भी याद रखना कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने खर्च हो रहे हैं और CO2 के मॉलिक्यूल कितने खर्च हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये पूरा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाता है। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।